नमस्कार प्रतिभागियों। नेशनल रिसोर्स सेंटर सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी एंड सोशल वर्क, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और कोऑर्डिनेटर एनआरसी के रूप में आप सभी का स्वागत करते हुए जिस इकाई के विषय बिंदु पर बात करूंगा वह चतुर्थ इकाई का दूसरा हिस्सा है, यूनिट नंबर 4, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। पहले हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद इसके सभी यूनिट पर आएंगे। सामाजिक न्याय विकास को किस तरह से प्रभावित करता है, इस बात को समझना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सामाजिक संगठनात्मक ढांचे के साथ ही ज़्यादा बेहतर होती है। समाजशास्त्र या समाज विज्ञान के अध्येता होने के नाते हम लोगों की एक अहम दायित्व के साथ भूमिका यह भी हो जाती है कि हम उन विषयों पर शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्नता ज़्यादा करें, अपने शोध कार्यों के साथ अपने विद्यार्थियों को उस तरह के कार्य के लिए ज़्यादा प्रेरित करें जो कि सामाजिक न्याय और विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहयोगी हों। और वो इसलिए भी क्योंकि समाज विज्ञान के अध्येता होने के नाते समाज विज्ञान की जो मूलभूत विचारधारा है वह प्रगति, विकास, रचनाधर्मिता और संगठनात्मक बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करते हैं। और जब कभी विकास की बात होती है तो उसमें न्याय का बहुत अहम योगदान होता है। यदि किसी भी समाज में शांति व्यवस्था, संगठनात्मक घटक और अपराध निरपेक्ष परिवेश का समावेश होगा, तब जितनी भी सामाजिक इकाइयाँ हैं वह अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में ठीक तरह से कार्य कर सकेंगे। और इसके लिए इमाइल दुर्खीम और रॉबर्ट मर्टन के विचारधारा से पैदा हुए एनॉमी थ्योरी पर हम बात करके इसे प्रारंभ करते हैं कि समाज में व्यक्ति कुछ निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्या वह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं, क्या उनके द्वारा स्वीकृत हैं। और इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि क्या इन निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो संसाधन हैं वह सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं या उनके द्वारा स्वीकृत या मान्य है। यदि ऐसा है तब आदर्श की अवस्था होगी और इस आदर्श की अवस्था में सामाजिक न्याय की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण रूपेण पोषित होगी। लेकिन यदि इनमें से किसी एक भी, चाहे वह लक्ष्य हो या संसाधन हो या दोनों ही, स्वीकृत या मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, तब समाज का जो स्वरूप होगा वह विकृत हो सकता है और जिस तरह की गतिविधि घटित हो रही है सामाजिक घटना के रूप में, विचार या व्यवहार के रूप में, वह विचलित या अपराधी प्रकृति की हो सकती है। और ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय टूटता है और अपराध का जो जन्म होता है
वह इस प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब समाज की इकाइयाँ, सामाजिक घटनाएं अपने मूल रूप से भ्रमित होती हैं, तब विकास की जो अवधारणा है वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। इसीलिए इस चतुर्थ इकाई में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि विकास के लिए सामाजिक न्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। और आज का जो हमारा व्याख्यान है वह इन्हीं बातों को लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक न्याय को प्रभावित करती हैं और वह विकास को भी अवरुद्ध करने में सहायक हो सकती है यदि नकारात्मक रूप से सामाजिक न्याय प्रभावित हो रहा है। तो आज का जो सब यूनिट का विषय है वह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एसिमिलेशन, इस पर केंद्रित है। और इसमें हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें मुख्य रूप से यह है कि जाति क्या है, जातिगत भेदभाव क्या हो सकते हैं, ये किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, या उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कौन से हमको ऐसे पैरामीटर्स अपनाए जा रहे हैं राष्ट्र के द्वारा, विधि के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा, और सामाजिक अनुसंधान में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय सामाजिक परिवेश की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय सामाजिक परिवेश में जाति का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन वह वर्गीकरण की बात करते हैं, लेकिन भेदभाव की बात नहीं करना चाहिए। छुआछूत से हटके, भेदभाव से हटके जो एकता और विकास के लिए एक सकारात्मक स्वरूप मिलना चाहिए वह हमारे संविधान में सन्निहित है। भारतीय संविधान समानता, समान अवसर और समान न्याय के लिए जो वातावरण है उसके पोषण की बात करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं कि जाति का जन्म क्यों हुआ, किस तरह से जाति को स्थान दिया गया और किस किस तरह से लोगों में वर्गीकरण किया जाता था, तो यदि व्यवसाय के अंतर्गत मानते हैं, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग स्वरूप दिए हैं। यहाँ पर हम अकादमिक परिवार के हिस्से होने के नाते उन चीज़ों पर बात नहीं करें जो थ्योरेटिकल रूप में इनका जाति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जितने प्रतिभागी हमारे हैं सब शिक्षकीय दायित्व से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और उन बिंदुओं से लेकर के हम उन विचार बिंदुओं की ओर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनसे संबंधित शोध कार्यों के लिए हमको आगे आना है और उस पर जो हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ पैदा होती हैं समाजशास्त्री के रूप में, समाज वैज्ञानिक के रूप में या सामाजिक अध्येता के रूप में, इन बिंदुओं पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो जो जाति के उत्पन्न होने के पीछे विभिन्न नियम, विभिन्न विचारधाराएं, उनसे आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या व्यवसाय के कारण से, क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य बिंदुओं के कारण से जाति को जन्म दिया गया है, लेकिन समाज में इसकी भूमिका क्या हो सकती है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आती है और वह विकास में किस तरह से बात आती है। क्योंकि जब भारतीय संविधान समानता की बात करता है, प्रगति के समान अवसर की बात करता है, तब वर्गीकरण की बात हो सकती है लेकिन भेदभाव की बात नहीं हो सकती है, चाहे वह कास्ट बेस्ड हो, चाहे वह जेंडर बेस्ड हो, चाहे वह एजुकेशनल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्टेटस बेस्ड हो। किसी भी तरह के भेदभाव की बात हमारा संविधान नहीं करता है, इसलिए वह समानता और समान अवसर की बात करता है, जो प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत भी आती है, जो मानव अधिकारों के अंतर्गत भी आती है और जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भी आती है। अब यहाँ पर देखने वाली और विचार करने वाली दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि जब कभी भी भूमिका किसी भी सामाजिक इकाई की हम देखते हैं, चाहे वह जाति हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समिति हो, चाहे वह समुदाय हो, इसकी सकारात्मक भूमिकाएं क्या होती हैं। क्योंकि इन इकाइयों की दो चीज़ों से हम लोगों को वाकिफ़ होना चाहिए, एक तो प्रकार्य और दूसरा अकार्य। प्रकार्यों के रूप में वो सारी हम उनकी भूमिकाओं को अध्ययन करते हैं जो रचनात्मक स्वरूप या संगठन को सहयोग देने के लिए आवश्यक होती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए और उनको बल प्रदान करने के लिए जिस तरह की इकाइयाँ सहयोग करती हैं वह, और दूसरी बात आती है कि जब इस तरह की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई इकाई या उनकी गतिविधियाँ काम करती हैं, तब एक विचलनकारी दशा पैदा हो जाती है और एक आदर्श अवस्था पैदा होती है।
यदि डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, भेदभाव की बात आती है, तब क्या किसी के अधिकारों से किसी को वंचित किया जा रहा है और उससे सामाजिक विकास किस तरह से प्रभावित हो रहा है, यह देखने की बात है। लेकिन इसके मूल में क्या बात है, मुख्य रूप से यहाँ पर एक चीज आती है और इसके लिए किस तरह के वैधानिक नियमों को स्थान दिया गया है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत। प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय संविधान, इन सभी में समानता के अवसर से प्रारंभ करते हुए पुनः एक बार मैं आपसे अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ और उसमें यह कि किसी भी व्यक्ति को उम्र, जाति, लिंग, रंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वह भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसलिए उसको प्रगति के समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कितने भी प्रावधान हम तैयार करते हैं और उन प्रावधानों में जागरूकता की बात लेके आते हैं तो बेहतर होता है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जब नियम, कानून, संविधान और इनमें वर्णित अधिकार और दायित्वों की बात की जाती है और यही बात आती है जाति आधारित, लिंग आधारित, धर्म आधारित, क्षेत्र आधारित, भाषा आधारित वर्गीकरण या भेदभाव में अंतर समझने की और उनसे संबंधित यदि कुछ असमानता पैदा करने वाले विघटनकारी कृत्य सामने आते हैं तो उनका निराकरण करने के लिए। और समाज वैज्ञानिक या समाज विज्ञान के अध्येता होने के नाते जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमको किन्हीं विशेष बिंदुओं की बात करनी चाहिए जिस पर एक मॉड्यूल की मैं आपसे बात करूंगा। वह मॉड्यूल है अल्पा मॉड्यूल। इसमें 4 विशेष रूप से अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, ई, आर, पी और ए। यहाँ पर ई शब्द जो है, ई अक्षर जो है वो इंडिकेट कर रहा है एजुकेशन को। अब एजुकेशन किस तरह का हो सकता है, 2 तरह की चीज़ों को लेकर हम आते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में सोसाइटी में रहते हुए समाज के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय जो कुछ सीखता है वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर सीखने की कोशिश करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर जो शिक्षा का प्रावधान है वह औपचारिक परिवेश के साथ होता है और दोनों ही रूप में हम विकास की बातों को, समानता की बातों को, न्याय की बातों को, अधिकार और दायित्वों की बातों को लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। एजुकेशन के बाद अगला जो अक्षर अल्पा मॉड्यूल का है वो आर, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन। यदि किसी भी तरह से विकास की मुख्य धारा में आते समय कोई सामाजिक इकाई या व्यक्ति या परिवार या समुदाय या संगठन आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, उस तरह की विचलनकारी दशाओं से प्रभावित होता है या विक्टिमाइज्ड होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तब उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सी सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को संचालित करना आवश्यक होता है, इस मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वह भी इसके पहले वाले जो पूर्ववर्ती शब्द है एजुकेशन, उससे प्रभावित होता है कि यह जो रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन होना है यह एजुकेशन के किस स्वरूप के साथ हो सकता है। क्या फॉर्मल एजुकेशन से हो सकता है, क्या इनफॉर्मल एजुकेशन से हो सकता है, यह एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग से हो सकता है। ट्रेनिंग फॉर व्हाट? कौशल उन्नयन के लिए, वैचारिक शुचिता के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक वैधानिक नियमों के ज्ञान के लिए। जब व्यक्ति के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं तब वह पुनर्वासित होने के लिए और सुधार के लिए तैयार होता है। और इसीलिए इस मॉड्यूल के जो अक्षर दिए गए हैं वो उसी क्रमबद्धता के साथ लाए गए हैं।
रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन के बाद में अगला जो अक्षर पी है वह पार्टिसिपेशन की बात करता है। पार्टिसिपेशन इन व्हाट मैनर, ये जो सहभागिता होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। सहभागिता तब जब व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लेता है, प्रकार्यात्मक पक्ष के साथ समाज में, राष्ट्र में उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं उनको जब वह समझ पाता है, और वह पार्टिसिपेशन भी इसके पूर्ववर्ती दो शब्द हैं एजुकेशन और रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इनसे संबंधित है। पार्टिसिपेशन करते समय यदि वह वेल अवेयर्ड है, वेल एजुकेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड राइट्स, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन यदि वह जो एजुकेशन है वह ड्यूटीज और राइट्स के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या उसकी सहभागिता किसी भी गतिविधि में करना सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होता है। समाज विज्ञान में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान करते समय हमको इस तरह के मॉड्यूल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशंस की बात करते हैं या जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर लेकर के हम काम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इस तरह के परिवेश और मॉड्यूल को तैयार करते हुए हम जाएं कि चाहे वह जातिगत विभेद की बात हो, चाहे वह लिंग आधारित विभेद की बात हो, चाहे वह धर्म आधारित विभेद की बात हो या अन्य किसी भी तरह की विघटनकारी दशाओं की बात हो, उनको ठीक करने के लिए, उनके सुधार के लिए और इस तरह की कुरीतियाँ पैदा ना हो सकें, उसके लिए जो एक आदर्श वातावरण तैयार किया जाता है, उसमें इस अल्पा मॉड्यूल के जो विभिन्न हिस्से हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल में ला करके आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए जो पार्टिसिपेशन की बात की गई, तो इसमें जो सहभागिता की बात आती है वह शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में, वह ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग भी किसके लिए? कौशल उन्नयन के लिए। और वह कौशल उन्नयन जो होना चाहिए वो रचनाधर्मी होनी चाहिए, सृजनात्मकता के साथ होनी चाहिए, और उसी में उसका जो एक लक्ष्य हो वह लक्ष्य ये हो कि किसी तरह से पुनर्वासित होना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में स्थापित होना चाहिए। सहभागिता होती है। अगले बिंदु पर हम आते हैं, वह है अल्पा मॉड्यूल का अंतिम अक्षर ए फॉर अवेयरनेस। ये सारी बातें आती हैं, लेकिन अवेयरनेस कितनी आ रही है? जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो एजुकेशन के उस बिंदु से लेकर के ए तक आने तक एक और मॉड्यूल इसमें आता है, वो मॉड्यूल आता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम का। संसूचनाओं को एकत्र करना एक बात होती है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह केवल सूचना एकत्रित करना नहीं है, और विशेष रूप से जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, चूँकि हम सभी उच्च शिक्षा के ही एक हिस्से हैं, आप सभी प्रतिभागी विभिन्न कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के हिस्से हैं, तो उसके रूप में हम लोग यह जानते हैं कि जो उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य है, वह प्रज्ञा को पैदा करना है। मूल्यपरक शिक्षा की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर केवल सूचनाओं का एकत्रीकरण नहीं आता है, इसलिए हमने इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम की बात करते हैं। और इसमें जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो उसके लिए जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस ट्रेडिशनल सिस्टम के माध्यम से हम सूचना एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज में विकास की धारणाओं को मजबूत करने के लिए, भेदभाव की चीज़ों को खत्म करने के लिए आवश्यकता होती है कि जो सूचनाएं हम संकलित कर रहे हैं उसको किस तरह से नॉलेज के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्ञान को के रूप में उसको परिवर्तित करने की जो एक व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता होती है। और इसी के लिए आवश्यकता होती है कि जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्यूटोरियल्स के साथ, ट्यूटोरियल के माध्यम से विद्यार्थियों को या शोधार्थियों को एक दिशा देते हैं, वो भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए इन्फॉर्मेशन को नॉलेज तक ले जाने की आवश्यकता है और नॉलेज को विजडम तक ले जाने की आवश्यकता होती है, जब अनुसंधान के माध्यम से और एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से
इन्फॉर्मेशन को नॉलेज से लाते हुए समाज के विकास के लिए रचनाधर्मी शिक्षा को बनाने की जो एक विशेष प्रक्रिया होती है, वह यदि हम पूरी कर पाते हैं तब हम कहते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम के मॉड्यूल को पूरा किया हुआ है। इसलिए जो एजुकेशन से लेकर के मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन तक की आपसे बात कर रहा था, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो अवेयरनेस है वो इस तरह की अवेयरनेस होना चाहिए, केवल सूचनाओं का एकत्रीकरण ना हो, केवल ज्ञान का एकत्रीकरण ना हो, उसको सामाजिक विकास में किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इस तरह के अनुसंधान, इस तरह के अध्ययन और इस तरह के अध्यापन के लिए हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है। ये इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए जिस तरह हमको आवश्यक है, उसी तरह से समाज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए भी उस तरह की जागरूकता की आवश्यकता होती है। और इसलिए जो अर्पा मॉड्यूल है वो लगभग सुधार, कल्याण और पुनर्वास के प्रत्येक तरह की गतिविधि के लिए उपयोगी हो जाता है। और उसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि यदि हम जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज में, सामाजिक अनुसंधानों में उन नियमों को जो भारत शासन ने तैयार किए हैं, जो विभिन्न तरह की नीतियाँ निर्मित की गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स तैयार की गई हैं, उन यूनिट्स के बारे में यदि अवेयरनेस लेके आते हैं और उसमें लोगों को सक्रिय रूप से सहभागी बनाने की कोशिश करते हैं, जो सोशल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस दोनों का हिस्सा होता है। क्योंकि जब जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात आती है तो इसमें केवल प्रावधानों में अल्टरनेटिव प्रोविजंस की बात नहीं होती है, वो प्रावधान भी हैं जो दंड का किसी तरह से प्रावधान भी करते हैं कि यदि इस तरह के नियमों के अनुपालन में किसी तरह की कोताही की जाती है तो किस तरह के दंडिक प्रावधान भी यहाँ पर हैं। इसीलिए वो जो नॉलेज आना चाहिए, जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो एक्टिव अवेयरनेस होना चाहिए, वो यूनिट्स के साथ में इस तरह से हों कि तीनों चीज़ों को, तीनों स्तर पर वह समझ सकते हों। इन चीज़ों को आगे लेकर जा करके हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश और करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान में कौन कौन सी यूनिट्स किस तरह से काम करती हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस तरह से अवेयरनेस देती है, स्टेट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिट्स हैं, इनके माध्यम से इस तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर जो इकाइयाँ हैं, और फिर केंद्रीय स्तर पर जो इकाइयाँ होती हैं, उनसे संबंधित यदि हम शोध अध्ययनों को, शोध कार्यों को और शोध प्रकाशनों को ध्यान में रखते हुए उन पर निरंतर विचार और उन विचार के साथ ही नवीन आयाम के साथ शोध करने के लिए आगे आते हैं, तो निश्चित रूप से जो अर्पा मॉड्यूल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन से अवेयरनेस तक इसको कैसे, किन किन स्तर पे ठीक किया जाना चाहिए। जाति को यदि उद्योग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर या धर्म की विभिन्न नीतियों के आधार पर जन्म देने की बात की गई है, वहाँ पर किसी भी रूप में भेदभाव की बात करने की बात नहीं की जाती है। लेकिन यदि समाज के अंदर किसी भी रूप से भेदभाव होता है, किसी के व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और उसको डिमोरलाइज किया जाता है, तब सामाजिक न्याय बाधित होता है। और जब सामाजिक न्याय बाधित होगा तब जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उनके बीच में द्वंद्व पैदा होता है, और ये जो द्वंद्व जब पैदा होता है तब सामाजिक विकास की स्थिति अवरुद्ध होती है, और इसीलिए इसको इस रूप में समझना आवश्यक हो जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संगठन को विघटित करने वाले कारक यदि जातिगत भेदभाव से प्रभावित हैं या जातिगत भेदभाव के कारण से ऐसा करते हैं, तब सामाजिक विकास को अवरुद्ध करने में वह सीधे भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए यह बहुत गंभीर बात आती है, जिसके लिए छुआछूत उन्मूलन अधिनियम या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, डाउन ट्रोडन्स के वेलफेयर के लिए विशेष किस्म के प्रावधान, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न चरणों पर तैयार किए जाने वाले विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से शोध निकाय, ये सब इन बातों में निरंतर संलग्न होते हैं, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के साथ भी काम करते हैं। और इसीलिए इसी
श्रृंखला में हमको NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के विभिन्न प्रावधानों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, और इनका आधार हम यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पत्र से भी लेते हैं। और इन सभी के मूल में जो चीज़ है वह नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय किसी भी तरह से भेदभाव की बात नहीं करती, इसलिए जातिगत भेदभाव मानवता के विरुद्ध होता है। और कौशल उन्नयन की जो बात अभी की गई थी वो इसलिए ताकि व्यक्ति जो सामाजिक स्तरीकरण की बात करता है वह सामाजिक स्तरीकरण क्या उसकी आर्थिक स्थिति के कारण से है, क्या उसकी शैक्षणिक दशा के कारण है, क्या उसके पद और प्रभाव के कारण से है, और उसका जो रोल एंड स्टेटस होता है उसके लिए भी ये कहीं एक सहायक भूमिका का निर्वाह कर पा रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रश्न पैदा होते हैं उनके लिए आवश्यकता होती है कि हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। मैं आप सब लोगों से एक और बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कभी भी सामाजिक विकास के लिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र में, या हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारी शासकीय इकाइयाँ उनके पोषण के लिए हर स्तर पर अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। और इसीलिए जो मैंने जागरूकता वाली बात की कि यदि हमको अपने अधिकार के बारे में मालूम होगा, हमने अपने दायित्व के बारे में मालूम होगा, तो हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। और इसलिए शिक्षा की उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा जो अवेयरनेस आता है वह व्यक्ति को जागरूक बनाते हुए सशक्त ले जाता है। और संभवतः इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी भी यही कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनने के लिए जो रास्ता है वह बहुत बेहतर और बहुत सटीक होता है। और अनुसंधान, विशेष रूप से समाज विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रावधानों का हम डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता दे सकते हैं, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 के घोषणा पत्र के अंतर्गत वर्णित प्रावधान हो, या भारतीय परिदृश्य की हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो विभिन्न प्रावधान हैं, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आयोग के द्वारा बनाए गए जो प्रावधान हैं, या समानता के लिए संविधान के अंतर्गत जो वर्णित विभिन्न प्रावधान हैं, उन सभी को यदि हम डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में, वर्किंग प्लेसेस पर देने की कोशिश करते हैं, तो जिस मॉड्यूल की मैंने आपसे, चाहे वह एपा मॉड्यूल हो या इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम वाला मॉड्यूल हो, उसकी बात करते हैं, तो ये तभी समीचीन हो सकता है जब लोगों को इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी हो, तब सामाजिक विकास के लिए इस तरह के जो प्रावधान है वह ज़्यादा उपयोगी होंगे। क्यों? क्योंकि कर्तव्य और अधिकार समानांतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह से सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास भी एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यदि जातिगत, लिंग आधारित, रंग आधारित किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो सामाजिक न्याय नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, और जब सामाजिक न्याय नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा तो सामाजिक द्वंद्व पैदा होंगे, और जब सामाजिक द्वंद्व या संघर्ष पैदा होता है तब सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है। और इसीलिए उन समस्त प्रावधानों का शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, अनुसंधान की प्रक्रियाओं के अलावा, सामाजिक परिवेश में अरपा मॉड्यूल के अंतिम अक्षर अवेयरनेस और एक्टिव पार्टिसिपेशन की जो हमने बात की है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के रूप में शिक्षकीय दायित्व का निर्वाह करते हुए हम इन बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के साथ साथ यदि हम जागरूकता के लिए कुछ काम कर सकते हैं तो जो अल्टरनेटिव मेजर्स हमारे पास हैं, जो दंडात्मक गतिविधियां और कार्यवाहियां शासन को करनी हैं, वह अपने स्थान पर हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के रूप में हम कुछ वैकल्पिक प्रावधान, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी इस तरह से बना सकते हैं। और यही बात कहते हुए हम अपने सभी प्रतिभागियों से इस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एसिमिलेशन वाला हमारा आज का ये जो सत्र था,
उसमें जो विभिन्न प्रावधान हमारे बीच आए हुए हैं, जिन मॉड्यूल्स के माध्यम से हमने चर्चा की हुई है, उस पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।